राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। भिवानी और हांसी में हुई भाजपा की विजय संकल्प रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, हरियाणा ने भाजपा के कार्यकाल में की है काफी तरक्की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद। नूंह के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, चुनाव अवधि में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा, कल से 7 अप्रैल तक गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। लोगों से की यातायात नियमों के पालन की अपील। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब विहिप ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की, तब लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। उन्होंने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रवाह किया। वहीं लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने उन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। मुझे लगता है इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है। मेरे भाई जयंत को बहुत खुशी है, पूरे परिवार को बहुत खुशी है। एक कमी जो मैं महसूस करती हूँ मेरी माँ की है, बिकॉज दादा के योगदान में और उनके जीवन में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी सफलता में उनका पूरा साथ उन्होंने दिया। माँ की बहुत याद आती है। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक लंबा अनुभव उनका रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में। बहुत वर्षों तक उन्होंने संसद में कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया और आज हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आडवाणी जी के योगदान को आज भारत सरकार ने सराहा है। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आरटीआई से मिली जानकारी में खुलासा हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कच्चाथीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाले तथ्य हैं। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चाथीवू द्वीप को छोड़ दिया। हर भारतीय नारा है। लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। वहीं इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने कच्चाथीवू स्वेच्छा से छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वे केवल हमारे देश को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज भिवानी जिले में कस्बा भवानीखेड़ा में आयोजित विजय संकल्प यात्रा रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना व उज्ज्वला योजना के साथ ही देश व प्रदेश में सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उसके साथ ही बगैर पर्ची व खर्ची के युवाओं को रोजगार मिला है। की सरकार
लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी नजर आती है। और आज जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जितनी योजनाएं बना करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, भाइयों आज हर व्यक्ति गर्व से एक बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये अगर कार्य किसी सरकार ने किए हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं भाइयों। इस मौके पर हिसार से भाजपा प्रत्याशी रंजीत चौटाला व भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों की बदौलत देश में सड़क, रेलवे व विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं। भाजपा सरकार के विकास कार्यों के चलते कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय दल की बजाय क्षेत्रीय दल बनता नजर आ रहा है। 47 लाख करोड़ रुपया उड़ा देना और उसी पैसे से देश का विकास, चाहे वो राष्ट्रीय परियोजनाएं हो, प्रदेशों में पैसा देना हो, 42% पैसा हर प्रदेश में, चाहे विपक्ष की सरकारी क्यों ना हो, आज भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पैसा देते हैं और फोकस किया जाता है कि हमें ये काम करने हैं। कहीं नेशनल हाईवे है, कहीं सड़क है, कहीं पानी है, कहीं बिजली है, कहीं हेल्थ है, तो कहीं एजुकेशन है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहां आप तेजी से काम चलता ना दिखाई देगा। इस मौके पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलें बगैर किसी व्यवधान के खरीदी जा रही हैं तथा 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। 4 लाख क्विंटल, 4 लाख बोरी धान की है और इस बार जो धान का भाव भी रहा है 4500 से लेकर के 4900 रुपए की क्विंटल तक रहा है। पहली बार मैं समझता हूं कि 90,000, 80,000, 1 लाख का धान का किला निकला। सरसों है, आप देख रहे होंगे कि सरसों कटने लगी, उससे पहले हमने मंडी चला दी। दुनिया में, देश में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं तो मंडियों की हैं, इतनी कहीं पर भी नहीं। किसान के हित के लिए जो एमएसपी पर 5650 रुपए पर सरसों का खरीद का काम चल रहा है। वहीं रैली के आयोजक सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं को पहुंचाया। उन्होंने भिवानी से हांसी 4 लेन के निर्माण कार्य को इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा होने की बात भी कही। और इतने घर बैठे विधवा पेंशन 26 और एनवाई पेंशन 200 पेंशन अभी तक मेरी बॉडी के नाम जुड़ी। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझ पर विश्वास जता करके हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री पद देने का काम किया और ये 28 साल के बाद संभव हो पाया है। मैंने जो मीडिया के सामने कहा था, मीडिया वालों ने पूछा, अरे विधायक इतनी देर लेट कर कैसे? मां, ये भारतीय जनता पार्टी है, एक गरीब घर से उठे व्यक्ति को मंत्री बना सकती है। वहीं कल हरियाणा के हांसी हलके में भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। नई अनाज मंडी में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा ने भाजपा के कार्यकाल में काफी तरक्की की है। बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। हांसी को पुलिस जिला बनाने का काम, हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट बनाना, राखीगढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय मैप पर लाने का काम भी भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा में ही संभव है जिसने एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। की सरकारों ने बातें तो की हैं, परंतु हांसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हांसी के लिए कुछ किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं ये देख रहा था, हांसी के अंदर अलग से पुलिस जिला बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां पर कांग्रेस की सरकार में बात होती थी, यहां काम करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों। और चाहे हिसार के अंदर हम देखते हैं, वहां पर महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट बनाने का काम भी वह हमारी सरकार ने किया है। और उसके कारण से
हमारा ये हांसी, हिसार और इधर पूरा पंजाब राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया, जिसको एक बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी ने मुझे शामिल होते ही बहुत मान सम्मान दिया, मुझे हिसार से प्रत्याशी चुना है। ठीक है ना, बिजली आ रही है ना, मजेदार आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे कभी नहीं आई। मैं हर महीने की 1 तारीख को हिसार आता हूँ, आपको पता है ग्रीवेंसेस कमेटी मेरे पास है। हर महीने की 5 तारीख को फिर आता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। रेस्ट हाउस में 1800 आदमी इकट्ठे होते हैं। ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और बिना पूछे किस पार्टी का मैं काम करता हूँ, सारे अफसर खड़े होते हैं, साथ के साथ काम होते हैं। मैं एक फिर कह के जा रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे कि मैं अब कोठी ले रहा हूँ। आजकल में कोठी मिल जाएगी हिसार में मुझे, और भाई यहीं रहूँगा, बीच में रहूँगा। MP बन के दिल्ली जाकर नहीं, हाँ लोकसभा चले के जाऊँगा, पर काम मेरा हल्का ये रहेगा, मैं यहीं रहूँगा और बयाना साहब के पास आऊँगा। इस दौरान हांसी के विधायक विनोद भयाना ने कहा कि 2014 से पहले सरकारी नौकरी के लिए मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के चक्कर काटने पड़ते थे। भाजपा सरकार आने के बाद योग्यता के आधार पर सभी को बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। बच्चे का इंटरव्यू आता था, जिस बच्चे का इंटरव्यू आता था वो कभी MLA के चक्कर काटता था, कभी किसी मंत्री के पास जाता था, कभी सांसद के पास जाता था, और कई बार तो अपना घर मकान गिरवी रख करके पैसे का इंतजाम करता था। मगर हमारी सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन का कार्य हुआ। ना खर्ची ना पर्ची। आज गरीब से गरीब आदमी जिसको कोई नहीं नौकरी की उम्मीद थी, आज घर बैठे जब उसके पास मैसेज आता है कि तेरी HCS में सिलेक्शन हो गई, तेरी सुप्रीडेंट में सिलेक्शन हो गई, तू फूड एंड सप्लाई में DTC बन गया। मतलब ऐसी ऐसी नौकरियां जिन लोगों ने कभी सोची ही नहीं थी कि गरीब आदमी को भी कभी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में अग्रवाल भवन में अश्विनी कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, RSS के वरिष्ठ प्रचारक प्रेमजी गोयल, हरियाणा के लोकसभा प्रभारी सतीश पूनिया, परिवहन मंत्री असीम गोयल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हर साल ट्रस्ट द्वारा कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से युवाओं को खेलों के माध्यम से मंच प्रदान करके खेलों में आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि नशा मुक्त समाज बनाने में भी यही युवा अहम योगदान दे सके। उनकी याद में कैंप का आयोजन किया गया। ये खूनदान एक महादान है, किसी का जीवन बचाने के काम आता है, पुण्य का कार्य है। लोगों में जो उत्साह, जोश देखते ही बन रहा है, और इसका परिणाम नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो पहली बार है इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति की चिंता की गई है। ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों में देश विकास की गति के ऊपर तीव्रता से आगे बढ़ा है। ये पहली बार है कि देश के अंदर जो समस्याएं थी, चाहे आतंकवाद था, उसके ऊपर मजबूती से प्रहार हुआ है। नूंह जिला के निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने जिले में चुनाव अभियानों के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि चुनाव अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है। विषम समय और विषम स्थानों पर बहुत अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग से शांति प्रभावित होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर अथवा कोई भी ध्वनि एम्पलीफायर, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगा हो या चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक बैठक के लिए उपयोग किया जा रहा हो, उसका रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, 10 बजे के बाद कोई भी तरह का लाउडस्पीकर नहीं बज सकता। चाहे परमिशंस वो सारी है जो ऐप पे दी जाएगी, आपने कोई भी
एप्लीकेशन लेना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो संबंधित ARO है उनको उधर अधिकृत किया गया है एप्लीकेशंस के द्वारा जो उसका निस्तारण करने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई भी तरह की ड्रोन से रिलेटेड या फिर कोई और तरह की जो इसमें पर्व्यू में नहीं आती, वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार को किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए प्रशासन की ओर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। हरियाणा पुलिस की ओर से कल से 7 अप्रैल तक गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल करने वालों को खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसने जा रही है। गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाना यातायात नियमों के विरुद्ध है। ऐसे वाहन चालकों को नियमानुसार 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस बारे में प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस उपायुक्तों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित क्षेत्रों के DSP और SP को इंचार्ज लगाया गया है। DGP ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और उनकी अनदेखी न करें। यदि कोई नागरिक बुलेट से पटाखे बजाते या गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाते हुए पाया जाता है तो इसकी सूचना डायल 112 पर अवश्य दें। इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा नरवाना की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्य तौर से इनेलो के पदाधिकारियों के साथ साथ इनेलो के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा व अभय सिंह चौटाला मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेता अंकुश परोचा सहित जजपा के कई कार्यकर्ताओं ने इनेलो का दामन थामा। पत्रकारों से बातचीत में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सिरसा लोकसभा की सीट हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगा। सिरसा उम्मीदवार को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता फैसला करेंगे कि किस उम्मीदवार को मैदान में उतारना है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे और 10 की 10 जीतने में सक्षम है। आपने नरवाना की मीटिंग में हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह देख लिया होगा। दावे से कहता हूँ नरवाना विधानसभा क्षेत्र से हमारा उम्मीदवार 50,000 वोट से जीत करके जाएगा। सरसा की लोकसभा की सीट हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन के साथ। कुरुक्षेत्र से जाकर के फार्म भर के देख के अभय सिंह चौटाला कितने वोट ले, मेरे को अपनी चिंता करनी चाहिए, मेरी नहीं। सरसा लोकसभा से अब लोगों ने एक फैसला कर दिया कि जजपा जैसे आई थी वैसे ही भेजेंगे। मैंने आज कार्यकर्ताओं से पूछा कि अगर आप बताओ किसको कैंडिडेट बनाना है, सब ने अपनी तरफ से ये आश्वस्त किया जिसको पार्टी उम्मीदवार बना करके भेजेगी, तन मन धन से। हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा चलाए जा रहे हेरिटेज वॉक की शुरुआत आज से अंबाला में भी हो गई है। इसी के तहत आज विभाग द्वारा इतिहास को जानने वाले लोगों को शहर की कई ऐतिहासिक जगहों जैसे मस्जिदों, हवेलियों सहित जोहराबाई आम्बाले वाली के जन्म स्थान का दौरा करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर चांद सिंह ने बताया कि यह विरासत यात्रा गुरु गोविंद सिंह पुस्तकालय से आरंभ होकर कोस मीनार, पुरानी GT रोड, कोस बारादरी से होती हुई ओल्ड ग्लेडस्टोन जलाशय पर जाएगी। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर चलाने चाहिए ताकि जो शहर के लोग हैं अपनी विरासतों को देख सकें और उनके प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है वो बढ़े, अपने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के प्रति उनको जाने और देखें कि भी हमने इन स्ट्रक्चर्स को बचाना है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन स्ट्रक्चर्स को देख पाए। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसका इनिशिएटिव जो है वो आर्कियोलॉजी म्यूजियम डिपार्टमेंट की तरफ से विनीत पनवाला जी ने और अभिनव गुप्त जी जो है उन्होंने इंस्पायर की है, तो मुझसे बात की तो हमने जो है कॉलेज की तरफ से एक अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर पे जो थी वो हमने की थी। इस मौके पर विभाग से आए विनीत ने बताया कि इस हेरिटेज वॉक में लोगों को इतिहास से संबंधित जगहों का दौरा करवाया जाएगा। आज भी कई कॉलेज छात्रों और प्रोफेसर ने इस वॉक में हिस्सा लिया है। पुरातत्व संग्रहालय विभाग है वो पिछले 4 महीनों से तत्पर है जागरूकता फैलाने के लिए आम लोगों के बीच में और अदर लोगों के बीच में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हरियाणा की जो मॉन्यूमेंट्स विरासत है आसपास के लोग उनके प्रति जागरूक हों, उनके इतिहास को जाने, उसके जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला, उसके बारे में जाने। तो इसमें जो हमारी पहला इसमें आज ये हमारा 13वां कार्यक्रम है अम्बाला में। इससे पहले हम हांसी में, हिसार में, अम्बाड़ा में, नारनौल में और कुरुक्षेत्र में, पानीपत, सोनीपत अलग अलग जगह पे हम करवा चुके हैं। तो अम्बाला में हमारा पहली बार था,
काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लोग दिल्ली से भी आए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीपल, नीम और तुलसी जैसे पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने भिवानी निवासी कलाकार हरिओम बावा को राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र 2024 के रूप में सम्मानित किया। हरिओम बावा एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनकी लाइव परफॉर्मेंस ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने अपने अनूठे कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को सामने लाया है। कलाकार हरिओम बावा ने कहा कि उनका उद्देश्य कला के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी परफॉर्मिंग आर्ट थी सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव इन्वायरमेंट। उसके लिए मुझे राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र सम्मान 2024 दिया गया, क्योंकि आज के दौर में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पेड़ों का महत्व कम होता जा रहा है। पेड़ों के बगैर आप सभी को पता है ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। पर्यावरण दिवस पर अपनी परफॉर्मिंग आर्ट करता हूँ, लोगों को संदेश देता हूँ पेड़ों को बचाने हेतु पेड़ लगाने चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि कम से कम हमें हर खुशी में से शादी हो, त्यौहार हो, हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। कम से अपनी लाइफ में कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का, जो मुझे राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र सम्मान से सम्मानित किया मुझे, और मैं और मेरी कला को समझा और मेरा एक स्टेज प्रदान किया, जिससे मैं लोगों के साथ अपनी कला को साझा कर पाया। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अन्य कार्यों में भी अपना रुझान दिखाने लगे हैं। इससे न केवल उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है, अपितु वे और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। खरगोश पालन कर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में इनकी आपूर्ति कर रहे जींद जिले के दोनों युवाओं का कहना है कि धीरे धीरे जमीन की जोत घटती जा रही है। ऐसे में उन्होंने खेती के साथ साथ अन्य कार्य करने की ठानी और छोटे स्तर पर खरगोश पालन का कार्य किया, जो कि अब उनका कार्य न केवल काफी बढ़ गया है, अन्य किसान भी उनके फार्म पर आकर खरगोश पालन के कार्य में पारंगत हो रहे हैं। मेरा खरगोश फार्म 16 साल हो चुके हैं चालू होते हुए, और ये इसकी खपत अपनी तकरीबन बाहर ही होती है। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, और अपने जैसे रिसर्च सेंटरों में भी जाता है और पेट शॉप पे भी जाता है। और इसके अलावा जैसे अपने फार्म चलाते हैं, उसके बच्चे भी हम खरीदते हैं। खरगोश पालन की ट्रेनिंग ली है और मैं आज अपना फार्म स्टार्ट कर रखा है, और इसमें अच्छा व्यवसाय है। मैं अपना कमाई का साधन इसी के थ्रू चलाता हूँ। मैं आपको युवा लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे आज के समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खेती के संसाधन और जैसे जमीन घटती जा रही है, तो इसके मुकाबले आप खरगोश पालन स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है। मैं 25 एकड़ की खेती करता हूँ। जैसे कि किसानों को सभी लोगों को पता है कि खेती में अब आने जाने नहीं रही है, खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मैंने अभी अपने माइंड से यही सोच के रैबिट फार्मिंग की तरफ ध्यान दिया है। रैबिट फार्मिंग की तरफ से ध्यान से मेरी 2 वीक की ट्रेनिंग चल रही है और अभी चलेगी। और इसमें ट्रेनिंग में ये पता लगाना है कि कितना खर्चा आता है, कैसे पालन पोषण होता है और कैसे क्या किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि खरगोश पालन के कार्य से उन्हें तो रोजगार मुहैया हुआ ही, साथ ही वे अन्य भी काफी लोगों को इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की मंडियों में सरसों की खरीद 26 मार्च से शुरू करने के बाद मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो गई है। सरसों की आवक शुरू होने के बाद केंद्र सरकार की एजेंसी नेफेड द्वारा कुल सरसों का 25% खरीद किया जाएगा। इसका लक्ष्य 3,25,000 मीट्रिक टन रखा गया है। इसके बाद 75% आवक को हैफेड व वेयरहाउस के माध्यम से द्वितीय चरण में खरीदा जाने का प्रावधान किया गया है। किसानों को मंडियों में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंडी प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है। भिवानी अनाज मंडी के सेक्रेटरी अनिल कुमार ने बताया कि भिवानी में 11 मंडियों के माध्यम से सरसों की खरीद की जा रही है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपये था। उन्होंने बताया कि गेहूं की आवक शुरू होने के बाद 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी। वहीं मंडी के आड़ती राघव बंसल ने बताया कि खरीद शुरू हो चुकी है तथा मंडी प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है।
तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। मंडी के अंदर किसानों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, गेट पास की व्यवस्था है, उनको बैठने के लिए छाया की व्यवस्था है। ये सब सुविधाएं हमने अपनी तैयारी कर ली है। मंडी में स्थान की कोई कमी नहीं है और 26 तारीख से जैसे सरसों की खरीद शुरू हो गई है, इसमें पहले नेफेड की तरफ से खरीद की जाएगी और समर्थन मूल्य अब की बार सरसों का 5650 रुपये रखा गया है सरकार की तरफ से और गेहूं का 2275 रुपये क्विंटल रखा गया है। गेट पास के लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसमें हमारे पास कंप्यूटर से जनरेट करके गेट पास दिया जाता है, जिसकी व्यवस्था हमने गेट पे ही कर रखी है और जैसे ही पीक पर सीज़न आएगा तो उसके लिए हमने अतिरिक्त स्थान की भी अपनी व्यवस्था कर रखी है चारा मंडी में। तो जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा तो उसके बाद एक्सेस स्थान के लिए हमने चारा मंडी में व्यवस्था की है। सिरसा जिले में सरसों की सरकारी खरीद लगातार जारी है। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मंडी में मूलभूत व्यवस्था की गई है। मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक कुल 10,713 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि किसान जब भी मंडी में अपनी फसल लेकर आएं तो फसल को सुखाकर ही मंडी में लाएं। सरसों की खरीद 10,713 क्विंटल हो चुकी है टोटल, जिसके अंदर 332 प्राइवेट हैं, बाकी 10,381 क्विंटल जो है वो सरकार ने ली है। सफाइयाँ दुरुस्त है, टॉयलेट सारे साफ हैं, सड़कों की सफाई सही करवा दी है। पुलिस को लिख दिया हमने भाई आगे जैसे भी हमारे पास जैसे भीड़ हो जाती है तो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। हमारे स्टाफ की ड्यूटी तैनात की हुई है हमारे मंडियों में। तो उसके बाद जैसे बोली तो एक तरीके से सरकार ने कह दिया, बट यहाँ लगभग 12-13 तारीख के बाद, वैशाखी के बाद ही कणक आएगी। बाकी कल भी हमने पहले भी समय समय पर इनको आड़तियों के ग्रुप में डालते रहते हुए अपनी तिरपाल और कैरेट का इंतजाम करें। वहीं मंडी में फसल बेचने आए किसान ने कहा कि किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें नहीं आ रही है और सरकारी खरीद पर ही उनकी फसल को खरीदा जा रहा है। ले गए हूँ, अंत बिक गई है, बढ़िया है, आगे ही बिक बोग रहा है तो सारों ठीक है। सरकारी रेट पे 5600 व्यवस्था ठीक है। आधी घंटा बिक गई। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो सभी बढ़िया है, सभी माहौल ठीक है। अरे आती बिक रही है सरसों। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के 6 उम्मीदवारों सहित लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के 11 उम्मीदवारों के लिए अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है। इससे फरीदकोट सीट से हंसराज हंस, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू, पटियाला से परनीत कौर और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं पटियाला से सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने कल पुश्ताना से युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमनदीप सिंह का साथियों सहित भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने होशियारपुर की रिजर्व सीट से राकेश सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा के पंजाब अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने यह जानकारी दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य के 5 कैबिनेट मंत्रियों सहित 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर भी अब तक पंजाब की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुका है। इसी तरह फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट पर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। हेमा मालिनी मथुरा से 2 बार से सांसद बन रही हैं। ईसाई धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक ईस्टर आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने चर्च में प्रार्थनाएं की और एक दूसरे को बधाई दी। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के लिए ईस्टर का पर्व बेहद खास है। गुड फ्राइडे जहां ईसा मसीह के बलिदान व त्याग से जुड़ा दिन है, वहीं ईस्टर ईसा मसीह के उद्धार की खुशखबरी का मौका है। कल रात देश के विभिन्न गिरजाघरों में मध्य रात्रि ईस्टर प्रार्थना आयोजित की गई। इस उत्सव को नई शुरुआत और वसंत के आगमन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत और विदेश में रहने वाले नागरिकों को ईस्टर की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईस्टर प्रेम, करुणा और क्षमा का पुनः स्मरण कराता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया संदेश में पीएम ने आशा व्यक्त की है विशेष अवसर नवीनीकरण और आशावाद का संदेश संप्रेषित करेगा। उन्होंने मानव जाति के बीच एकता और शांति की कामना की।
पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के नेतृत्व में कल पंजाब राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने उपस्थित सभी अतिथि गणियों को बधाई देते हुए कहा कि समारोह का मुख्य लक्ष्य हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता का उत्सव मनाते हुए लोगों के बीच भावनात्मक संबंधों को और भी मजबूत करना है। राज्यपाल ने कहा कि सभ्यता व संस्कृति के हर आयाम में राजस्थान की परंपरा बहुत मजबूत रही है। राजस्थान अपने शाही वैभव, संस्कृति, किलों और महलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब के जैसे राजस्थान के लोगों को हमेशा उनकी वीरता और साहस के लिए याद किया जाता है। इस अवसर पर राजस्थान में बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद लोक संगीत, लोक नृत्य, घूमर, हाड़ी रानी के असाधारण साहस की गाथा पर नृत्य नाटिका, केसरिया बालम और घनी हम्मा पर कोरियोग्राफी सहित नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। आयोजन स्थल को राजस्थानी बांधनी दुपट्टों और राजस्थानी कठपुतलियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।